नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज अगेन हम फिर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और आप हमारा टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको सारे इम्पोर्टेंट नोट जो कोर्स वीडियोस के हैं और जो विचारक वगैरह वगैरह जो भी हम करवा रहे हैं, तो उसके सारे नोट्स के PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें, क्योंकि इसमें कोर्स से रिलेटेड वीडियोस और प्रैक्टिस वीडियोस दोनों डाले जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, डायसी के विधि के शासन से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा निर्दिष्ट है? विधि के समझ क्षमता तथा विधि द्वारा शासन, विधि और केवल विधि द्वारा शासन तथा विधि की यथोचित प्रक्रिया, विधि और केवल विधि द्वारा शासन तथा विधि की यथोचित प्रक्रिया। अगला है विधि के समझ क्षमता तथा प्रशासनिक विधि, और अगला है विधि द्वारा शासन, विधि के समझ क्षमता तथा विधि की यथोचित प्रक्रिया। तो जो अगर हम डायसी के अनुसार देखें तो डायसी के विधि के शासन से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा निर्दिष्ट है? तो पहला निर्दिष्ट है, ऑप्शन ए जो है ये ठीक है। कैसे? विधि के समझ क्षमता तथा विधि द्वारा शासन, ये जो है डायसी के विधि के शासन के लिए ये उपयुक्त सेंटेंस है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग जो है रेगुलर रहें, सबसे पहली बात, क्योंकि जो ये MP वर्ग 1 का है, इसका मेन कह लें आप, या जो सेकंड एग्ज़ाम्स है ये कह लें, तो ये भी जल्दी ही हो जाएगा। जैसे ही ये MP वर्ग 2 का ये पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद ये MP वर्ग 1 का मेन एग्ज़ाम्स रख देंगे, लेट नहीं करेंगे। सरकार काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, तो ये फटाफट सारे एग्ज़ाम्स को निपटाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है निश्चिंत मत होइए, रेगुलर रहिए, पढ़ाई करते रहिए। देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स, ये इनकी बुक है गुड रीस, या हेरोडोलस्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, या अरस्तु, द स्टेटमेंट, और कार्ल पापर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो जो कार्ल मार्क्स का है गुड रीस भी सही है, हेरोडोलस्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये भी सही है, और जो अरस्तु का है ये नहीं सही है। द स्टेटमेंट किसकी बुक है? प्लेटो की है, तो यही गलत है, ये गलत है। जबकि कार्ल पापर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज ये भी सही है। तो ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ये बुक स्टेटमेंट प्लेटो की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो जो डेविड ईस्टन, तो ये हो जाएगा मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। ये मूल्यों का आवंटन आधिकारिक ये यहीं पर होगा। आधिकारिक जो है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन यहाँ पर हो जाएगा। और हैंस मार्गेनथाउ है, तो क्या हो जाएगा? शक्ति का स्वरूपीकरण तथा सहभागिता। ये सब मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पर, तो शक्ति का ये स्वरूपीकरण यहाँ पर हो जाएगा शक्ति का स्वरूपीकरण तथा सहभागिता। और तीसरा क्या है? लासवेल और कापलान इनका क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष, ये बात करते हैं शक्ति के लिए संघर्ष। और माइकल फोफा ज्ञान शक्ति है। तो इसको अब चलो मैच कर लेते हैं, इसको अभी हम मैच करेंगे। जो डेविड ईस्टन है, इनका मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। जो आगत निर्गत दिया है, मैंने कई बार आपको बताया है। ये देखिए एक दूसरे से रिलेट करते हुए, जैसे आगत है, यहाँ से मांग उठती है, फिर जो है ये समाज है, ये जो है राजनीति है, फिर यहाँ से मांग निकलती है, तो ये आगत हो गया इनपुट, ये निर्गत हो गया। मैंने प्रैक्टिस में कई बार करा रखा है। तो इसको मूल्यों का आधिकारिक आवंटन भी बोलते हैं। तो ये डेविड ईस्टन जो है इससे संबंधित है, सही है। हैंस मार्गेनथाउ हैं, ये जो हैं
ये शक्ति के लिए संघर्ष, इससे संबंधित है, तीसरा हो जाएगा। और जो लास्पेल और कापलान है ये शक्ति तथा सहभागिता, शक्ति का स्वरूपीकरण तथा सहभागिता, इससे संबंधित है, दूसरा हो जाएगा। और माइकल फोफा जो है ज्ञान शक्ति है, इससे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, तो पहला तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पीजीटी लेवल पे इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग ये मत सोचो कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बाकी लो लेवल की भी हमने पहले प्रैक्टिस करा रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वहाँ सब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने शक्ति के उत्पादक आयाम पर बल दिया है? तो किस विचारक ने शक्ति के उत्पादक आयाम पर बल दिया है? फोफा ने, मिल ने, मार्क्स ने, लास्वेल ने। तो जो शक्ति के उत्पादक आयाम पर बल देने वाले मार्क्स हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो है जितना भी ये जो शक्ति के उत्पादक हैं ये आर्थिक शक्ति को ही मार्क्सवाद क्या करते हैं, राजनीतिक शक्ति का आधार मानते हैं। और आर्थिक शक्ति का अर्थ है सामाजिक उत्पादनों के साधन पर स्वामित्व या नियंत्रण। तो ये मार्क्स की थ्योरी है, मार्क्स के ये विचार हैं। तो शक्ति के उत्पादक के आयाम पर बल देने वाले मार्क्स हो गए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोनों सूचियों को सम्मिलित करके कूट का जो है प्रयोग करना है। और क्या है जेरमी बेंथम होता है, जेरमी बेंथम, ये क्या है? और एडमंड बर्ग और जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। तो जेरमी यहाँ पर क्या है, 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज की निष्ठुर आलोचना, तर्क की सर्वोच्चता और पितृतंत्र की अस्वीकृत तथा राजनीतिक निरंकुशतावाद, ये है उपयोगितावाद तीसरे नंबर पर है। और चौथे में है फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना। तो यहाँ देखते हैं कि जो जेरमी बेंथम है ये उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। एडमंड बर्ग है, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की थी, फ्रांसीसी क्रांति की जो है आलोचना की थी, तो ये हो जाएगा 4। जॉन लॉक जो है तर्क की सर्वोच्चता और पितृतंत्र की अस्वीकृत तथा राजनीतिक निरंकुशतावाद से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2। जबकि जीन जैक्स रूसो 18वीं शताब्दी की फ्रांसीसी समाज की इन्होंने आलोचना की थी, तो ये 1 से जुड़े हैं। क्या हो गया, 3 4 2 1 देख लेते हैं, वहाँ पर है 3 4 2 1, ऑप्शन बी है जो आपका सही हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैर संघीय समूहों का निर्माण किस आधार पर होता है? राष्ट्रवाद, सगोत्रता, क्षेत्रवाद या समाजवाद। तो जो गैर संघीय समूह होते हैं तो इनका निर्माण क्या होता है, भाईचारे, कौन कौन से इनके जो भाईचारे के आधार पर होता है। और किस पे होता है, सगोत्रता पर होता है। और जैसे भाईचारे पर हो गया, सगोत्रता पर हो गया, धर्म, जो जनजातीय निष्ठाएं हैं इन पे हो जाता है, धर्म और जनजातीय निष्ठाएं हैं इन पे हो जाता है। जो सामाजिक परंपराएं हैं इन पे हो जाता है, परंपराएं, ये सब जो हैं चीज़ें होती हैं। सगोत्रता यहाँ पर हो जाएगा आपका सही। तो जो गैर संघीय होते हैं समूह, ये भाईचारे, धर्म, जनजातीय निष्ठाएं, सामाजिक परंपराएं और जो उनका खानदान होता है, सगोत्र वगैरह होता है, इस पर जो है ये आधारित होते हैं। इनमें राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद इनका कोई जो है मोल नहीं होता, इनका कोई महत्व नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मारिस डुवर्जे द्वारा किया गया है? द्विदलीय व्यवस्था का, संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण का, या संवर्ग जिसे काडर भी बोलते हैं पर आधारित दल, या मिलीजुली बहुदलीय व्यवस्था। तो अगर हम मॉरिस डुवर्जर की बात करें तो ये संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय जो है वर्गीकरण का इन्होंने मॉरिस डुवर्जर द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था, संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्रिप्स योजना को अस्वीकार करने का कारण क्या था? इसने भारतीय संघ को डोमिनियन स्थिति प्रदान की थी,
इसने प्रांतों को डोमिनियन स्थिति प्रदान की थी। इसने अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया था। इसका लक्ष्य युद्ध के पश्चात भी भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखना था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है इसने अप्रत्यक्ष तौर पर विभाजन की मांग को इसने स्वीकार कर लिया था। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। पहला भी यहाँ पर सही हो रहा है कि इसने भारतीय संघ को डोमिनियन स्थिति प्रदान करने की बात की थी, ना कि पूरा जो स्वतंत्र देश नहीं बनाना चाह रहे थे। तो यह भी सही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम विजयी गठबंधन के सिद्धांत से संबद्ध है? तो कौन है? विलियम एच राइकर है, या मॉरिस दुवर्जन है, या चार्ल्स टोरी है, या रॉबर्ट मिसल है? तो न्यूनतम गठबंधन का जो सिद्धांत है, इससे राइकर का संबंध है। जो विलियम एच राइकर हैं, ये न्यूनतम विजयी गठबंधन के सिद्धांत से संबद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नागरिक समाज को एक विचारधारात्मक अनुक्षेत्र के रूप में सिद्धांतीकृत किया? कार्ल मार्क्स ने, हीगल ने, एंटोनियो ग्राम्सी ने, या नोआम चॉम्स्की में? तो अगर हम बात करते हैं कि विचारात्मक अनुक्षेत्र के रूप में सिद्धांतीकृत किसने किया, तो ये हो जाएंगे एंटोनियो ग्राम्सी ने, क्योंकि जो है एंटोनियो ग्राम्सी ने मार्क्सवादी विश्लेषण में एक नया आयाम जोड़ा था और पूंजीवादी जो समाज था उसको जो है दो स्तरों में विभाजित किया था, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज। किसमें? नागरिक समाज। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था राजनीतिक समाज। ये दोनों जो थे, तो यहाँ पर इन दो भागों में विभाजित किया था। और ग्राम्सी का मानना था कि जो ये नागरिक समाज है इसका विशेष महत्व है, और जो है इन्होंने इसको विशेष महत्व दिया था। विचारात्मक अनुक्षेत्र के रूप में सिद्धांतीकृत भी इसको किया था, और कहते थे कि इनका जो है नागरिक समाज का विशेष महत्व है। किसमें? समाज में। और जो ये अधिसंरचना है, सामाजिक अधिसंरचना है, इसमें इसका विशेष महत्व है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया है? वी.आई. लेनिन ने, आर. मिशेल्स ने, डेविड ने, या एम. दुवर्जर ने? तो किसने किया है? तो ये जो थे अल्पतंत्र का लौह नियम जो है आर. मिशेल्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। परिभाषित जो अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में को इन्होंने जो है इस तरह से प्रतिपादित किया है आर. मिशेल्स ने। और ये कहते हैं कि जो है समाज में बस कुछ ही जो लोग होते हैं वही क्या करते हैं कि शासन चलाते हैं, चाहे शासन किसी भी टाइप का हो, लेकिन सत्ता जो है कुछ लोगों के हाथ में होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है जड़ मंदबुद्धि के होते हैं और वो जो है अपना शासन चलाना नहीं जानते हैं। और उसमें जो कुछ लोग वाकपटु होते हैं, थोड़ा सा तेज तर्रार होते हैं, तो वही चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई शासन तंत्र हो, कुछ ही लोग सत्ता को बार बार चला, मतलब एक सर्कल जैसा चलता रहता है और कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता रहती है, बाकी सब लोग जो है काबिल नहीं होते हैं। तो ये आर. मिशेल्स के द्वारा जो है दिया गया जो है सिद्धांत है अल्पतंत्र के लौह नियम। जबकि ये अगर हम दुवर्जर की बात करें तो संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय जो है वर्गीकरण इन्होंने दिया था। संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण ये जो है इनके द्वारा दिया गया है। डेविड ईस्टन की बात करें हम तो ये जो जो है आवंटन जो है आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं ये डेविड ईस्टन। और वी.आई. लेनिन क्या है? वी.आई. लेनिन के द्वारा जो है रूस में क्रांति लाई जाती है और स्टेट एंड रेवोल्यूशन इनकी पुस्तक है। कौन सी है? स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी बुक का नाम है। और आर. मिशेल्स को हमने देख ही लिया है अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में।
जो इन्होंने इस सिद्धांत को परिभाषित किया है। और ये है डिविडेशन क्या है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, ठीक है। तो ये हमने सभी को देख लिया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। देखते हैं अगला, सूची 1 सूची 2 को जो है सुमेलित करना है और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं सबसे पहले, कोड बाद में देख लेंगे, पहले हम यही देख लेते हैं। पहला क्या है, शासन की संघीय योजना। दूसरा है प्रांतों में द्वैत शासन। तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। और चौथा है कठोर केंद्रीकरण। यहाँ पर है मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये हो जाएगा 1919। तो अगर हम बात करें शासन की संघीय योजना, तो जो ये शासन की संघीय योजना है ये आती है 1935 के अंतर्गत। तो 1935 यानी कि थर्ड, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। प्रांतों में अगर हम द्वैत शासन की बात करते हैं, तो जब जहाँ पर भी प्रांतों में द्वैत शासन की बात होती है तो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है 1919 का, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अगर हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जिसको नाक के दांत का नियम भी कहा जाता है, तो ये आया था 1909 में, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। और कठोर केंद्रीकरण 1861 की देन है अधिनियम की, तो ये हो जाएगा जो है 2। तो क्या हो गया 3412 ऑप्शन बी यहाँ पर जो है हमारा सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक गठबंधन के अपने सिद्धांत के आकार में सिद्धांत को जो है प्रमुखता दी। किसने जो है राजनीतिक गठबंधन के अपने सिद्धांत में आकार के सिद्धांत को प्रमुखता दी? तो कौन है, विलियम राइकर ने, ग्रेबियल आल्मंड ने, या फिर लुसियन डब्ल्यू पाई ने, या वीओके ने? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। विलियम राइकर जो हैं इन्होंने अपने राजनीतिक गठबंधन के सिद्धांत में आकार के सिद्धांत को जो है इन्होंने प्रमुखता दी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किस वायसराय के काल में गलाघोटू अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला दमनकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो यानी कि जो गलाघोटू अधिनियम है तो वो किसके समय में, कौन से वायसराय के समय में बनाया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मैकाले। तो किसके टाइम पे किया गया था? तो जो ये अधिनियम जो है गलाघोटू अधिनियम, जो लॉर्ड लिटन थे इनके टाइम पे किया गया था। हुआ क्या था कि जो 1876 और 78 के बीच में अकाल पड़ा था और इसमें लगभग 60 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी ऐसे भूख से, अकाल के कारण। और दूसरी तरफ क्या हुआ था कि 1877 में, यानी कि इसी अकाल के बीच में, इन्होंने दिल्ली दरबार पर इतना धन खर्च किया, लेकिन जो अकाल पीड़ित थे उन पे इन्होंने कोई पैसा नहीं खर्च किया। उनको बचाने की, उनको पानी मतलब भोजन प्रोवाइड करने की इन्होंने कोशिश बिल्कुल भी नहीं की और लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया अकाल में। और उसी बीच में अकाल के दौरान ही दिल्ली दरबार पर खूब पैसा खर्च किया। तो ये फिर क्या हुआ कि समाचार पत्रिकाएं इस बारे में लोगों को जागरूकता देने लगी। तो इसीलिए उन समाचार पत्रिकाओं में इन्होंने जो है नियंत्रण लगा दिया और अपने नियंत्रण में ले लिया, मतलब उनको जो है स्वतंत्रता को कम कर दिया। तो इसी को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था, या गलाघोटू अधिनियम कह सकते हैं आप। तो मुंह बंद करने, इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। तो ये है, और चाहे इसको गलाघोटू अधिनियम भी बोलते हैं। लॉर्ड लिटन के चक्कर में टाइम पर ये जो है आया था। और क्या था, ये पत्रिकाओं पे जो है नियंत्रण लगाया गया था, क्योंकि वो सूखा में जो है पीड़ित व्यक्तियों की और उधर दिल्ली दरबार पर धन खर्च किए जाने की बातें लोगों में
बता रही थी। और इसमें ये भी हुआ था कि जो हिंदी समाचार पत्र है उस पर नियंत्रण किया गया था, जबकि जो इंग्लिश भाषा के पत्र थे उन पर नियंत्रण नहीं किया गया था। तो ये भी जो है दुर्व्यवहार किया गया था, भेदभाव किया गया था खुले रूप पे। अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है उस रीति से और उन आधारों पर जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है, या फिर उस रीति से और उन आधारों पर जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, या उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर, या मंत्रिमंडल की संस्तुति पर। तो अगर हम बात करते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो उसको उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया और वही आरोप के आधार होंगे जिन पर कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओके, आज हमने 15 क्वेश्चन ही हैं इस पीडीएफ में, तो इतने कंप्लीट कर लिए हैं। और आप लोग अब रेगुलर हो जाइए क्योंकि बहुत जल्द ही आपकी मेंस परीक्षा होने वाली है। एमपी जो वर्ग 1 है इसकी जल्दी ही हो सकता है कि 1-1.5 महीने में आप लोगों की परीक्षाओं के जो है डेट वगैरह आपको मिल जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग रेगुलर हो जाइए और बराबर जो है अपना कोर्स से जो नोट्स, कोर्स और प्रैक्टिस, इन सभी पे पूरा ध्यान दीजिए। तो देखते हैं, मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।